दर्शकों नमस्कार, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आज किसानों के आंदोलन का 33वां दिन है। पिछले 5-6 वर्षों से देश विचित्र तरह से चरमरा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था और अर्थतंत्र दोनों पटरी से नीचे उतर गए हैं। एक बार जब गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाती है तो पुनः उसे पटरी पर लाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। देश में भ्रष्टाचार, अनाचार, बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या, राजनीति में शुचिता का अभाव, महंगाई, रुपये का अवमूल्यन आदि अनेक विकट समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। इस संकट को हम किसी प्रकार नजरअंदाज नहीं कर सकते। सितंबर 2018 में आरबीआई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 586.44 टन सोना है, जिसमें से 294.1 टन सोना विदेशी बैंकों में रखा हुआ है। यह भयंकर चरमराहट की निशानी है। कोरोना संकट के बीच भारत ने वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक एडीबी से कर्ज लिया है। वर्ल्ड बैंक ने माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई की मदद के लिए 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन देने का ऐलान किया है। वहीं भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए करीब 3700 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पिछड़े और गरीब तबकों के लिए वर्ल्ड बैंक ने इस महामारी के दौरान 7500 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है, जबकि कोरोना संकट के शुरुआती दौर में विश्व बैंक ने लोन के तौर पर 1 अरब डॉलर जारी किए थे। वहीं देश में विश्वव्यापी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक एडीबी से 1.5 अरब डॉलर अर्थात 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। रुपये का अवमूल्यन जिस तरीके से हो रहा है वह गंभीर चिंता का विषय है। सोने की गिरवी और रुपये का अवमूल्यन ने देश के हर नागरिक को विचलित किया है, झकझोर दिया है। भारतीय संस्कार के अनुसार भयानक गर्दिश आने पर कोई आदमी सोने की अंगूठी, नथिया, मंगलसूत्र और हार आदि बेचता है अथवा गिरवी रखता है। इस काम को लोग लुक छिप कर करते थे कि कहीं कोई देख न ले, जिससे इज्जत पर बट्टा न लग जाए। सोना प्राचीन काल से ही न केवल समृद्धि का प्रतीक रहा है, वरन गरिमा और सम्मान का द्योतक भी रहा है। एक छोटी सी अंगूठी या नाक की कील बेचकर आदमी अपने को रिक्त अनुभव करता है। वहीं पिछले दिनों देश के पहरुओं ने 294.14 टन सोना विदेशी बैंकों में क्यों रखा, यह एक पहेली बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर रुपये का अवमूल्यन व्यवहारिक रूप से हमें दरिद्र करने के लिए काफी है। पाउंड, डॉलर, येन और मार्क वाले देशों की नजरों में ही केवल हम दयनीय नहीं हैं। नेपाल जैसे छोटे मुल्क ने भी यदि हमारे पैसों को धाता बताते हुए अपनी मुद्रा में कुछ कसावट कर ली है तो असह्य होते हुए भी हमें सहना होगा। सामान्य रूप से देश चरमरा रहा है। विचित्र संतरास से यह देश गुजर रहा है। कहीं पानी की भयावह किल्लत तो कहीं बाढ़ और आदमी की इज्जत दांव पर। हर परिवार का सदस्य अपने को असुरक्षित अनुभव कर रहा है। विद्यालय से चलकर कोई बालिका अपने घर पहुंचेगी या नहीं, और घर का लड़का बाजार गया तो वापस लौटेगा या नहीं, इस आशंका में इस देश के अधिकांश लोगों की नींद हराम रहती है। हम जिस सामाजिक ढांचे में रह रहे हैं उसमें भयानक गिरावट आई है। राजनेता, स्कूल कॉलेजों के शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, कार्यालय के बड़े छोटे बाबू, रेलों के टिकट चेकर तथा सामान्य दुकानदार और सरकारी तथा गैर सरकारी तबका, सबों में गिरावट और बेहिसाब भ्रष्टाचार आया है। ऐसे में यही लगता है कि यह देश चरमरा रहा है। इस देश में हर व्यक्ति के अंदर एक दावानल फूट रहा है, लेकिन उसकी न तो आग दिखाई देती है और न धुआं। अंदर ही अंदर यह दावानल भड़क रहा है। यह सबसे दयनीय स्थिति है। इसी का परिणाम है विशाल किसान आंदोलन। दर्शकों, लगभग 35 कृषकों ने
अपनी जान की आहुति दे दी है, बावजूद सरकार की नींद नहीं टूट रही है। यह घोर निंदनीय है, भर्त्सनीय है। आखिर जो कानून आप जनता के हितार्थ लाते हैं, यदि जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है, उसमें कई खामियां देख रही है, अपने आप को हताहत महसूस कर रही है, तो इसे वापस ले लेने में, इसे रद्द कर देशव्यापी बहस कराकर सुंदर कानून लाने में आपकी कौन सी प्रतिष्ठा खोने जा रही है, जिसके लिए आप हरियर लुक अपनाए हुए हैं। अगर सरकार नहीं संभली तो सरकार की कुर्सी तक इस आंदोलन से हिल सकती है। इस देश में कोई धर्म को ढाल के रूप में प्रयोग कर आगे निकलने की होड़ में लगा है, तो कोई जाति की कुल्हाड़ी बनाकर तथा कुछ वंशवाद के सहारे आगे बढ़ना चाहता है। देश के बड़े साहित्यकार और सांसद स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह ने राजनीति की धूप साहित्य की छाव में लिखा है। अनेक राज्य सरकारों ने जिस बेशर्मी से अपने यहाँ विधायकों की सुविधाओं तथा भूतपूर्व विधायकों की पेंशन तथा अन्य सुविधाओं का जाल बिछा दिया है, उस पर यदि किसी तरह की रोक न लगाई गई और सीमा निर्धारित न की गई, तो इसका रूप बहुत विकृत हो जाएगा। अमूमन यह भाव हर जगह लक्षित हो रहा है कि जनप्रतिनिधि जितना अपना ख्याल रखते हैं, उतना जनता का नहीं। आज यह बात अक्षरशः सत्य साबित हो रहा है। आज कोई व्यक्ति यदि विधायक बनता है, एमएलसी बनता है, सांसद बनता है, राज्यसभा सांसद बन जाता है, तो उसे 4-4 बार पेंशन मिलता है। इसमें किसी प्रकार की संशोधन की राजनेताओं ने गुंजाइश नहीं समझी। लेकिन याद करिए, जनवरी 2004 में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तीनों सेनाओं, सांसदों, विधायकों को छोड़कर सभी के लिए पेंशन खत्म कर दी। यह कितना अन्याय भरा पूर्ण डिसीजन माना जाएगा। यदि उन्हें पेंशन खत्म ही करना था तो तीनों सेनाओं को छोड़कर और सांसदों और विधायकों के लिए भी कर देते, और यदि उसमें नहीं करते तो कम से कम मामूली संशोधन तो कर ही सकते थे, जो एक बार से ज्यादा कोई भी व्यक्ति पेंशन का हकदार नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने विधायकों, सांसदों के लिए तो जो प्रक्रियाएं थी उसे पूर्णतः सुरक्षित रखा और देश के कर्मचारियों के लिए पेंशन को खत्म कर दिया। मैं यह नहीं कहता जो यह कितना वाजिब है या गैर वाजिब है, लेकिन इतना कहने का हकदार तो मैं हूं ही कि उन्होंने विधायकों और सांसदों की तमाम फैसिलिटी को यथावत रखकर घोर अन्याय किया। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, पार्लियामेंट तो बांझ एवं वेश्या है। दोनों शब्द बहुत कड़े हैं तो भी उस पर अच्छी तरह लागू होते हैं। मैंने उसे बांझ कहा क्योंकि अब तक उस पार्लियामेंट ने अपने आप एक भी अच्छा काम नहीं किया। अगर उस पर जोर दबाव डालने वाला कोई व्यक्ति न हो तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसी उसकी कुदरती हाल है। और वह वेश्या है क्योंकि जो मंत्रिमंडल उसे रखे उसके पास वह रहती है। वास्तविकता तो यही है कि पार्लियामेंट के मेंबर दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं। सिर्फ डर के कारण ही पार्लियामेंट कुछ काम करती है। जो काम आज किया वह कल उसे रद्द करना पड़ता है। आज तक एक भी चीज को पार्लियामेंट ने ठिकाने लगाया हो, ऐसी कोई मिसाल देखने को नहीं मिलती। बड़े सवालों की चर्चा जब पार्लियामेंट में चलती है तब उसके मेंबर पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं। खरबों और अरबों का तो जिक्र हम कागजों में कर लेते हैं, विधेयक पास कर लेते हैं, मंत्री महोदय के मुंह से सुन लेते हैं, कागजों में पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर लोगों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, रहने के लिए उनके पास मकान नहीं है, जीवन जीने के लिए उनके पास सुरक्षा नहीं है, बच्चों की ठीक से दवा दारू कराने के लिए इलाज का साधन नहीं है, तो डीकेपी न्यूज यह समझता है कि उस गरीबी की ओर सरकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। आज कुछ चीजों की ओर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक तो मूल्य वृद्धि है,
जिसके नीचे लोग तड़प रहे हैं। महंगाई चरम पर है, जिसका दंश आम से खास सभी को बराबर रूप से झेलना पड़ता है। यही कारण है कि आंदोलनरत कृषक नेता कह रहे हैं, तीनों कानून में एक कानून जो जमाखोरी पर सरकार ने लाई है वह बेहद खतरनाक है। उस कानून में यह ऐसा वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी जमाखोरी कर सकता है। इससे कृषक नेता डर रहे हैं। इससे दो बातें होगी, एक तो बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी और कालाबाजारी भी होगी। स्वाभाविक है, कालाबाजारी होने से महंगाई अनियंत्रित हो जाएगी। तो कृषक जो हमारे ये हड्डी कपाने वाली ठंड में अभी दिल्ली के चारों तरफ टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, बुरारी बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर और राजमार्ग पर डटे हुए हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इससे पूरे देश को फायदा होने वाला है। इसीलिए उनके आंदोलन में पूरे देशवासियों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने, उनका आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो और तीनों कृषि कानून सरकार रद्द करने पर मजबूर हो और व्यापक बहस के बाद एक सुंदर और जनोपयोगी कृषि कानून इस देश में लागू करे। मूल्य वृद्धि कई गुना बढ़ गई है। दूसरी तरफ सरकार में फिजूल खर्ची है, उनको कम करने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि फिजूल खर्ची अगर बढ़ती गई तो आप किसी तरह से भी आर्थिक संतुलन नहीं ला सकते। लेकिन इसके लिए जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उन्हें नहीं दिखता है, क्योंकि उनकी सत्ता हिल सकती है, कुर्सी हिल सकती है, वे सांसदों, विधायकों, एमएलसी के खिलाफ नहीं जा सकते। तीसरी बात, मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं। इसका जिक्र मैं इसीलिए करना वाजिब समझता हूं क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े सार्वजनिक उपक्रम हैं या सरकार के बड़े बड़े विभाग हैं या जो सरकार की बड़ी बड़ी स्कीमें हैं जिनमें आप अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं, उनका उपयोग कहाँ होता है। उनकी उपयोगिता के लिए आपको भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ेगा। उसके बारे में सरकार की ओर से एक भी शब्द ईमानदारी से नहीं कहा गया है। आपको मैं बता दूं, यदि 1 रुपये सरकार के पास से आते हैं तो 65 रुपयों का बंदरबाट कर लिया जाता है और 35 रुपये का काम ही हो जाए तो गनीमत मानिए। लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली के कारण तंत्र की ही प्रधानता रह गई है। लोक तो केवल इस तंत्र के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक की प्रतिष्ठा नहीं बनती तब तक लोकतंत्र एक प्रकार की शासन प्रणाली ही रहेगी। उसमें से स्वराज्य का आविर्भाव कैसे होगा। डीके पिन्नू जी यह कहने को मजबूर है कि इस देश में कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। जो हो रहा है वह सार्थक कम निरर्थक अधिक है। जीवन जीने और देश को सही राह दिखलाने की आकांक्षा में हम कहीं घिसटते चले जा रहे हैं। जिस समय यह सरकार आई थी तो लोगों ने आशा भरी निगाहों से इसकी ओर देखा था, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही इस सरकार ने कई बार रुपयों का अवमूल्यन किया। सरकार कौन सा बहुत बड़ा काम करने जा रही है। इस देश को कर्ज में डुबोकर, देश की संपत्ति को बेचकर, रेलवे को कॉरपोरेट के हाथ में सौंपकर, अंत में कृषि को भी कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने के लिए करे काले कानून बनाकर लोगों को बेवकूफ समझते हुए लोक लुभावने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। एक समय था जब रुपए के बराबर डॉलर की कीमत थी। आज $1 के मुकाबले 67.33 रुपये हो गए हैं। रोज उसका फ्लक्चुएशन होता रहता है और रुपये का अवमूल्यन यह घोर चिंतनीय विषय है जिस पर संपूर्ण देश को सोचना होगा। देश का कुल बाहरी कर्ज मार्च 2020 के अंत तक बढ़कर 558.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसलिए डॉलर यदि रुपये में करके देखे तो आज इस देश पर 37,603.805 अरब रुपये का कर्ज है। वित्त मंत्री के मुताबिक वाणिज्यिक ऋण बढ़ने से देश पर बाहरी कर्ज बढ़ा है। आज स्थिति ऐसी है कि डॉलर के मुकाबले रुपया थर थर कांप रहा है। कर्ज में पूरा देश डूबा है और उसी कर्ज को लेकर आपको
शान शौकत की जिंदगी बिताने में शर्म नहीं आती है। इस सरकार की नीयत गरीबों की ओर नहीं, बल्कि यह अमीरों को और अमीर करना चाहती है। इसके लिए वह सिर्फ विदेश से कर्ज ही नहीं ले रही है, बल्कि कृषि को भी कॉरपोरेटियों के हाथों में सौंप देना चाहती है। विदेश से कर्ज लेने के लिए उनकी शर्तों को मान रही है। जिस डॉलर की कीमत 1992-95 में 26 रुपये देते थे, आज उसकी कीमत 67.33 रुपये अदा कर रहे हैं। आप किस तरह कर्ज अदा करेंगे? यह देश कर्ज में डूब गया है। मूल तो मूल, उसका सूद देते देते यह देश बिक जाएगा। सरकार इसे गंभीरता से ले, इस पर विचार करे और अपने ऊपर किए गए फजील खर्ची को हर हाल में लगाम लगाए। आपने मुद्रास्फीति 6.23% करके रखी है, जबकि 92-93 में यह 12.20% थी। आज दुनिया में हमारी स्थिति या तो भिखमंगे की है या कर्जदार की है। हमारी इज्जत कहाँ रह जाती है? इस देश में कृषि के उत्पादन का जो भी लक्ष्य रखा गया, यहाँ के कृषकों ने मरकर खपकर उस उत्पादन लक्ष्य को आगे बढ़ाया, लेकिन उद्योग में जो आपने लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई। भारत के किसानों ने अगर पैदावार करके अपनी शक्ति और मेहनत का परिचय दिया, दूसरी ओर हमने किसानों को क्या दिया? किसानों पर उर्वरक का दाम बढ़ाकर थोप दिया। प्रति बोरा 50 केजी की जगह 5 केजी कम कर दिया, अर्थात अब जो यूरिया का बोरा मिलता है वह 45 केजी का ही होता है, और ऊपर से उस पर बेतहाशा महंगाई का बोझ भी लाद दिया, अर्थात उसकी कीमत बढ़ा दी। ऊपर से 3 काला कानून कृषि पर लाकर थोप दिया, जिससे कॉरपोरेट माला माल होंगे, कृषक कंगाल और अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। पूरी दुनिया में जिस भी देश ने कृषि को गौण रखा और उद्योग को प्रमुख रखा, वह देश आर्थिक रूप से फेल हो गया। चीन ने कृषि की ओर ध्यान दिया। चीन की भूखमरी की हालत कभी नहीं हुई। आज हिंदुस्तान की भी हालत भूखमरी की नहीं है। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं खाद्यान्न के लिए, हम हाथ फैलाते हैं अपनी शान और शौकत के लिए। एक जो गंभीर समस्या हमारे देश की है, वह बेरोजगारी की भी है। हमारे देश के करोड़ों युवा के पास कोई काम नहीं है, भटक रहे हैं और वे अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर हैं। उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा, नहीं तो इस देश में एकाएक विस्फोट होगा और जिसको संभाल पाना इस सरकार के बलबूते की बात नहीं होगी। और उसकी प्रथम सीढ़ी किसान का आंदोलन है। आज सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, बुरारी बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर और नेशनल हाईवे पर लाखों की संख्या में कृषक अपनी वाजिब मांग को लेकर डटे हुए हैं। सरकार झुकने को तैयार नहीं है। यह बहुत ही गलत संकेत जा रहा है। इससे सरकार की किरकिरी हो रही है। इसीलिए डीकेपी न्यूज इस देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता है, विनती करता है, जो आप कृषकों के बीच में जाएं, उनके वाजिब मांग को सुने और जो 3 कृषि पर काला कानून आपने लाया है उसे अविलंब रद्द कर और देशव्यापी बहस कराकर कृषकों के हितार्थ आप एक सुंदर कानून लावें। और एमएसपी, जो कि किसान यूनियन के सबसे बड़े नेता है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, उनका कहना वाजिब है कि एमएसपी पर सरकार कानून लावे और उसमें यह बाध्यता रहे जो उससे नीचे पर कोई खरीदारी नहीं करेगा और वह कितना मुनाफा लेकर बेचेगा उस पर भी सरकार कानून बनावे। इससे 2 बातें होगी, एक जमाखोरी भी नहीं होगी, उस पर नियंत्रण रहेगा और महंगाई पर भी नियंत्रण होगा, जिससे आम जनता त्रस्त नहीं होगा। नहीं तो वही हाल होगा जैसे आलू और प्याज का होता है। 10-5 रुपये किलो बिकने वाला आलू 40-50 रुपये बिकता है और उसी को चिप्स बना करके वो बेतहाशा महंगाई कर 200 रुपये किलो भी बिकते हैं। यदि समय रहते महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया गया तो यह देश चरमरा जाएगा
और यहाँ गरीब और गरीब होते जाएंगे, अमीर और अमीर होते जाएंगे, और सामंजस्य करना मुश्किल हो जाएगा। जिस बेतहाशा तरीके से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, यह देश के लिए ब्लैक स्पॉट साइन कहा जाएगा। कवि के शब्दों में, राजपथ पर जब कभी जय घोष होता है, आदमी फुटपाथ का बेहोश होता है, आदमी फुटपाथ का बेहोश होता है। दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप सबके सामने मैंने एक गंभीर मुद्दा को रखा है। आप देश हित में इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे। सरकार से पुनः एक बार मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप तीनों कृषि पर जो काला कानून लाए हैं, यथाशीघ्र आप वापस करें, और कड़ाके की ठंड में जो कृषक तड़प रहे हैं, रोड पर जीवन जीने को विवश हैं, उनके आंदोलन को समाप्त करें, और एमएसपी पर कानून बना करके और महंगाई नियंत्रण करने के लिए कोई वस्तु, कोई व्यक्ति यदि खरीदता है तो कितना मुनाफा लेकर बेचेगा, इस पर भी कानून बनाना अति आवश्यक है, नहीं तो देश चरमरा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कृषक, जय DKP। धन्यवाद।